हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। स्ट्रैटेजीज ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। नंबर 1, प्लानिंग इन प्री 1991 और प्री रिफॉर्म फेज। रिफॉर्म्स कब आते हैं हमारे देश में? 1991 में, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? एलपीजी रिफॉर्म्स, या फिर दूसरा नाम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट। एंड ये रिफॉर्म्स कब आते हैं? जब भारत एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था और भारत ने किसको अप्रोच करा? कौन सी दो इंटरनेशनल बॉडीज को? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। कितने अमाउंट के लोन के लिए? $7 बिलियन। और उन्होंने कंडीशन क्या रखी पैसों के साथ साथ कि इंडिया को अपना क्या करना पड़ेगा? गेट ओपन कर, इकोनॉमिक गेट ओपन करने पड़ेंगे फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना। आप लोगों ने टर्म सुनी है? एफडीआई इनफ्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना। ये सब चीज़ें 1991 से शुरू हो गई थी। लेकिन अभी इस लेक्चर में हम लोग क्या बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में? जो प्लानिंग चली एलपीजी रिफॉर्म से पहले, वो अलग तरीके से हुआ करती थी। एलपीजी रिफॉर्म्स हमें मजबूरीवश लाने पड़े। अब देखो, 1950 से लेकर 1990 तक, इन 40 सालों में, अब 1950 से क्यों? प्लानिंग कमीशन 1950 से ही आती है और 1951 से हमारा पहला 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था। और 1990 तक क्यों? क्योंकि अगले साल 1991 में इकोनॉमिक प्लानिंग तो चल रही थी, लेकिन हमारी थोड़ी सी सॉवरेनिटी को हर्ट पहुंचा था। सॉवरेनिटी क्या होती है देश के कंटेक्स्ट में? प्रीएम्बल वाले चैप्टर के अंदर, 4 चैप्टर के अंदर, लक्ष्मीकांत के अंदर क्या पढ़ा था? जब एक देश स्वतंत्र रूप से अपने डिसीजंस ले पाए, इंक्लूडिंग आर्थिक मुद्दों के ऊपर, जब वो डिसीजंस ले सके, है ना। लेकिन यहां पर क्या इंडिया अपनी मर्जी से लेकर आता है 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स को? बताओ। बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इन 40 सालों में क्या हुआ? बिटवीन 1950 एंड 1990 हमारा जो देश था, इट वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर विद अ रेगुलेटेड प्राइवेट सेक्टर। यानी कि कौन किसको कंट्रोल करता था? मिक्स इकोनॉमी मॉडल तो था। कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी वॉज इन द कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। और वही सेक्टर किसको कंट्रोल करता था? प्राइवेट सेक्टर को भी। तो फॉलोइंग वर सम ऑफ द बेसिक स्ट्रेटजीज विच वर अडॉप्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान एट दैट टाइम। मतलब पहला 5 ईयर प्लान आने वाला है। कब आने वाला है? 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन, प्लानिंग कमीशन का 1950 में गठन। पहला 5 ईयर प्लान का 1951 टू 1956। दूसरा 5 ईयर प्लान का 1956 टू 1961, ठीक है। लेकिन ये इसी ऑर्डर में नहीं चलता रहता था। मैंने आपको बताया था, इंडो पाक वॉर और इंडो चाइना वॉर की वजह से जब हम गैप ले लेते थे तो उसको क्या बोलते हैं? प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे, ठीक है। अब देखो, 5 ईयर प्लान्स को बनाते समय, फॉर्मेट करते समय कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज का ध्यान रखा गया। सबसे पहले तो इन 40 सालों की बात हो रही है यहाँ पर, ज़्यादातर जो फोकस था वो था पब्लिक सेक्टर के ऊपर। यानी कि देश की कमांडिंग हेड्स को कौन कंट्रोल करेगा? इकोनॉमिक डिसीजंस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसको ज़्यादातर कौन लेगा? गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर। उसके बाद कंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को हम लोग इतने से इतना बड़ा तो कर देंगे। 1950 से 1990 तक इसका स्कोप इतना तो करा गया, लेकिन इट वॉज कंट्रोल्ड बाय पब्लिक सेक्टर। उसके बाद डेवलपमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील, प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है? हम अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे, है ना, और इंपोर्ट को अवॉइड करेंगे, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, India used to adopt
इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या, 1991 में तो दरवाजे वाला मजबूरी थी, लेकिन हुआ क्या, इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ कर रह गया दूसरे देशों से, है ना। इनवर्ट लुकिंग का मतलब क्या होता है, हम अपने आप पे फोकस करेंगे, है ना मयूर, समझ सकते हो ना इस चीज को, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनेंगे। तो यहां पर देखो इन्होंने भी बोला था सर्वोदय प्लान के अंदर 1950 में जयप्रकाश नारायण ने, इट सजेस्टेड फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन टेक्नोलॉजी, है ना। इसकी वजह से इंडिया पिछड़ कर रह गया। देयर वर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल। बाहर से हम लोग फॉरेक्स को भी इनवाइट नहीं कर रहे थे। अब ऑफर मिलता था हमें इन्वेस्टमेंट का, मतलब आज के समय में जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये टर्म उस टाइम पर प्रचलित नहीं थी, यूज नहीं करी जाती थी, लेकिन समझ जाओ आज के समय में जो एफडीआई है उसका हमें ऑफर मिलता था कि हम आपके देश में कंपनीज वगैरह खोलना चाहते हैं, हमें अलाउ कर दो। हम लेकिन इससे बचते थे, रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, ठीक है। एंड एनफोर्समेंट ऑफ फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इतने से ज़्यादा डॉलर नहीं मतलब नहीं रोटेट कर सकता, डॉलर एक हद से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, फॉरेन करेंसी का भंडार इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो बेस्ड ऑन द अबव स्ट्रेटजीज सेवरल प्लानिंग मॉडल्स वर अडॉप्टेड। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एक मॉडल को अडॉप्ट करा गया, हैरड डोमर मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, हैरड डोमर मॉडल। ये मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग का एक मॉडल है, एक प्रकार है, बस आप मतलब उसमें कंफ्यूज मत हो ना, नाम है, ठीक है। इट एम्फसाइज ऑन द रोल ऑफ, और ऐसा भी मत सोचना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है प्रपोज करा था इसने हैरड डोमर ने, नहीं। हैरड डोमर एक कहीं का इकोनॉमिस्ट था, इसकी बातों को फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट करा गया। इंडिया के प्रधानमंत्री का, इंडिया के नेशनल लीडर का हैरड डोमर नाम के बंदों से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। ये बस एक इकोनॉमिस्ट थे, तो उनकी इकोनॉमिक बातों को बस अपना लिया क्या। फर्स्ट 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करा था एक यंग इकोनॉमिस्ट ने, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आगे आएगा, के.एन. राज ने। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का पूरा फोकस किसके ऊपर था, एग्रीकल्चर के इंडस्ट्रीज। जल्दी बताओ, एग्रीकल्चर। उस टाइम पर सिचुएशन क्या थी, जो भी इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर गुड्स को, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती थी, वो इंडस्ट्रीज कहाँ रह गई थी, भारत। और खेत सारे कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान। तो ना पाकिस्तान किसी काम का था, ना हम किसी काम के थे। और हमारे देश में किसकी किल्लत थी आज़ादी के बाद, पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड फूड इनसिक्योरिटी को हटाना, है ना। और वो कैसे हो सकता था, एग्रीकल्चर पे फोकस करके। अब इट एम्फसाइज ऑन द रोल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशंस डुअल कैरेक्टर, ठीक है। नंबर 1, नेशनल इनकम को बढ़ाना फ्रॉम डिमांड साइड, एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, सप्लाई साइड को भी बढ़ाना, यानी कि बोथ डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करके इनको बढ़ाना फॉर कैपिटल एक्यूमुलेशन इन द इकोनॉमी। उसके बाद अब ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि प्लानर्स कौन है इकोनॉमी के, वो डिटरमाइन करेंगे कि किस रेट पर नेट इन्वेस्टमेंट होगी इकोनॉमी के अंदर, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कैसे डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करा जा सकता है ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को अटेन करा जा सके लॉन्ग रन में। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, डिमांड और सप्लाई जो है इक्की दुक्की ऊपर नीचे रहे, 19-20 का फर्क रहे। देखो इक्वल तो नहीं हो सकती कभी भी किसी इकोनॉमी के अंदर, है ना। अगर ऐसा हो गया फिर तो बात ही क्या है वो, लेकिन ज़्यादा ना हो कि डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ गई, सप्लाई है ही नहीं, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो गई, ये सब नहीं होना चाहिए। और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ऑल द रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी आर वर्किंग एट देयर वेरी गुड फुलेस्ट पोटेंशियल, कैपिटल नहीं पोटेंशियल, ठीक है। मयूर समझ में आ गया ना। उसके बाद दूसरा 5 ईयर प्लान का जो मॉडल होता है उसको हम लोग कहते हैं नेहरू महालानोबिस मॉडल। इसको कौन लेकर आया था, जैसे के.एन. राज ने पहला 5 ईयर प्लान फॉर्मुलेट करा ना, लेकिन उसको बोला जाता है हैरड डोमर मॉडल, ठीक है। ऐसी सेकंड 5 ईयर प्लान को
फॉर्मुलेट करा किसने? ये याद रखना, कहीं आप सोचो फर्स्ट 5 ईयर प्लान सिर्फ इतना ही है क्या, हम आगे नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में, ऐसे सारे प्लान खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं यार, अभी एक भी 5 ईयर प्लान शुरू हुआ ही नहीं है, वो तो आपको मॉडल बता रहा है, बस स्ट्रैटेजीज बता रहा है 1991 से पहले, ये टॉपिक अलग है। अभी एक एक प्लान के बारे में एक एक पेज 2-2 पेज पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। नेहरू महालानोबिस मॉडल, इसको कौन लेकर आए थे? वेरी फेमस स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया पीसी महालानोबिस, प्रसन्ना चंद्रा महालानोबिस। और इस पे किस पे फोकस करा गया था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। अब देखो यार एक बात बताओ, 1951 से लेकर 56 तक फोकस करा जा रहा है किस पे? एग्रीकल्चर पे। और 1956 से 61 पे फोकस करा जा रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। एकदम से सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी क्या? एग्रीकल्चर की निपट गई समस्या फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस, उसके ऊपर फोकस करके? नहीं। तो दिस स्ट्रैटेजी वाज बेस्ड ऑन अ 2 सेक्टर मॉडल, दैट इज कंज्यूमर गुड्स मॉडल एंड कैपिटल सेक्टर मॉडल, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी ने एम्फसाइज करा कि हैवी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए हैवी इंडस्ट्रीज पर। और हैवी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? सीमेंट, स्टील, ये सारी इंडस्ट्रीज, ठीक है, आयरन। इन ऑर्डर टू अचीव इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट वॉज बेस्ड ऑन रशियन स्ट्रैटेजी, ओके। इसका एम था इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट बनाना और कैपिटल कंस्ट्रेंट जो भी होते हैं इकोनॉमी के अंदर उनको ओवरकम करना। सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसको अडॉप्ट करा गया और ये 5th 5 ईयर प्लान तक कंटिन्यू रहा, जिसकी वजह से किसकी निग्लेक्शन हो गई? कौन निग्लेक्ट हो गया? अब समझ गए कि पॉवर्टी इरेडिकेशन का सपना आज भी अधूरा क्यों है? बैलेंस नहीं करना जान पाए पॉलिसी मेकर्स बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट वॉज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन एक दिन में हो सकता है क्या? नहीं। तो तुम्हें भाई साहब कुछ कुछ बातों का ध्यान वहां पर भी तो रखना चाहिए था एग्रीकल्चर के ऊपर। अच्छा एक बात और बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, वैसे तो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला, अभी 5 ईयर प्लान की कोई डिस्कशन ये तो हो नहीं रही है। 12 के 12 5 ईयर प्लान के बारे में हम पूरा एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने किस पे फोकस करा? एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट किसकी व्यवस्था? सिर्फ हाँ, वो कैसे आएगा? पानी की व्यवस्था। अब पानी क्या है? एग्रीकल्चर इंडिया में शुरू से भगवान भरोसे रहता है, यानी कि मानसून, है ना। अगर उसकी समस्या को ओवरकम करना है, मानसून की समस्या को, पानी का सोर्स इंसान जो डेवलप करते हैं आर्टिफिशियल वे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विच फैसिलिटी? इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन सबसे बेस्ट तरीके से वह कैसे कर सकता है? सबसे ज़्यादा पानी का सोर्स, सबसे ज़्यादा पानी का भंडार, जिसको छोड़ा जाए तो खेत के खेत भीगे के भीगे चले जाएंगे। क्या होता है वो? कैनाल का भी बाप कौन होता है? अरे यार, हाँ, तो रिजर्वर को क्या कहते हैं? उसको डैम्स, टैंक नहीं, डैम्स, ठीक है। तो 2 डैम डेवलप करी गई इस टाइम पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान का के अंदर। 2 डैम्स को बनाया गया, आप लोगों ने नाम सुना होगा, भाखरा नंगल एंड हीराकुड। सुना है बचपन से वाले नाम एनसीईआरटीज में? भाखरा नंगल डैम एंड हीराकुड डैम। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान की वजह से ही आए थे, ठीक है। और क्यों आए थे? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, मानसून के भरोसे रह नहीं सकते, पानी की एक ठोस व्यवस्था चाहिए, डैम में सबसे ज़्यादा पानी भर सकता है, राइट। बस तो भाखरा नंगल और हीराकुड डैम आए। हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, डोंट वरी, मैं जैसे कि बार बार आपको बोल रहा हूँ। फिर गांधीयन स्ट्रैटेजी याद है 1944 में कहाँ गई है ये? आचार्य श्रीमान नारायण अग्रवाल इसको लेकर आए थे। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन में फोकस करा गया था एंड ऑन द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। Gandhian strategy it was drafted by Acharya Shriman Narayan Agarwal in 1944. The 2 basic objectives of the Gandhian model were to raise material as well as cultural level of the masses, to provide a basic minimum standard of life। और उस टाइम पर बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या था? फूड,
क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा, मकान। ये आप लिख सकते हो, डोंट वरी। मैं जैसे रोटी लिख रहा हूँ, कपड़ा मकान ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन एक बार के लिए ये फूड, क्लोथिंग, शेल्टर भी आपको मेंशन करना होता है। अब इसके साथ दो नई चीज़ें क्या आ गई और प्लस एजुकेशन, सैनिटेशन नहीं, एजुकेशन। कृपया आप अपनी हॉस्पिटल लाइफ से बाहर आ जाएं। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन। लेकिन पहले बेसिक नीड्स यही थी। आज के समय में दो मॉडल्स ऐड कर दिए गए। ठीक है, कब करे गए ये मैं आपको जीएस पेपर 2 में मेंस में गवर्नेंस में पढ़ाऊंगा। अभी द स्ट्रैटेजी एम्फसाइज ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी चीज़ होनी चाहिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन वगैरह जो होनी चाहिए वो साइंटिफिक लाइन्स पर होनी चाहिए। एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज। साइंटिफिक डेवलपमेंट मतलब क्या? नई नई जो इन्वेंशंस, इनोवेशंस हैं, क्या एग्रीकल्चर में उनको इन्वाइट करना चाहिए? कैसे क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है, वो हो सकती है। इसी चीज़ पर फोकस करते करते हमारे देश में क्या आया था 1964 में, 20 साल के बाद। ये साइंटिफिक डेवलपमेंट के मॉडल पर वर्क करते करते एग्रीकल्चर में क्या आया था? जल्दी बताओ। सबसे बड़ी चीज़ जिसने हमें सेल्फ रिलायंट बना दिया था। फिर अमेरिका से जो काले अनाज आते थे, मतलब जिसकी रोटियां काली बनती थी, हमें फिर उसके ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ा था। और कौन सा प्रोग्राम था वो अमेरिका का, जब हम उनसे गेहूं मंगवाते थे और काली रोटियां बनती थी, उसकी पीएल PL 480। हम नाखुश थे यूएसए से, हमने अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, या फिर आप ऐसा कह लो कि मतलब बिल्कुल एक बॉर्डर पर लाल बहादुर शास्त्री टू श्रीमती इंदिरा गांधी, क्या आता है हमारे देश में? जल्दी बताओ। साइंटिफिक डेवलपमेंट किस चीज़ की हुई? ऑन ऑफ एग्रीकल्चर। वेरी गुड, ग्रीन रेवोल्यूशन, शाबाश। जिसमें हम लोग क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट लेकर आए? विच वैरायटी ऑफ सीड्स? विच वैरायटी? HYV, फुल फॉर्म हाई यील्डिंग का मतलब क्या होता है? सरप्लस, प्रोडक्टिविटी। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ठीक है, एंड दिस स्ट्रेटेजी फोकस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को रोजगार भी मिले, रेदर देन प्रोडक्शन ओरिएंटेड प्लानिंग। प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ मेन मकसद नहीं है, अब लोगों को रोजगार भी देना है। और इसी को बोला गया नेहरू मालानोबिस स्ट्रेटेजी या PC मालानोबिस मॉडल। ठीक है, अब बात करते हैं प्लानिंग इन पोस्ट 1991 और पोस्ट रिफॉर्म फेज। 1991 में जब LPG रिफॉर्म्स आते हैं, उससे पहले क्या हुआ था? भारत के अंदर फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट जो था वो बढ़ रहा था। हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थी, एंड भारत कुछ एक्सपोर्ट करता नहीं था, जिसकी वजह से हमारा BOP नेगेटिव में चला गया। यानी कि हमारी जो डेफिसिट साइड थी, घाटे वाली जो साइड होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो ज़्यादा बढ़ गई। और इसके अलावा कंट्री वॉज फेसिंग द सिचुएशन ऑफ स्टैग्नेशन अलॉन्ग विद हाई इन्फ्लेशन। ये सारी चीज़ें एक साथ जो थी वो चल रही थी, और इसके साथ साथ गल्फ क्राइसिस था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा घट गए थे, विच रिजल्टेड इन राइज इन प्राइसेस। और गल्फ क्राइसिस होने की वजह से ऑयल जो था वो महंगा हो गया था। तो हमारी कंट्री ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करा, IMF और वर्ल्ड बैंक से $7 बिलियन का लोन लेकर। अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करा गया और फ्री हैंड ऑफ मार्केट मैकेनिज्म को इनवाइट करा गया कि डिमांड एंड सप्लाई अपने आप को बैलेंस करके, एडजस्ट करके किसी भी गुड का एक प्राइस जो है वो खुद डिटरमाइन कर लेंगे। अब आया कंसेप्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का। इसके अंतर्गत फॉरेन इन्फ्लो को प्रमोट करा गया, जिसके अंतर्गत आपके डोमिनोज, नेस्कैफे,
बाहर की सारी ब्रांड्स, मैकडोनल्ड्स, ये सब आता है, KFC। एक्सपोर्ट को अब प्रमोट करा गया अलॉन्ग विद मिनिमम रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट, क्योंकि दरवाजे तो खोलने ही थे। उसके ऊपर इंडिया ये नहीं कर सकता हम एक्सपोर्ट ही करेंगे, अब हम इम्पोर्ट को वो कर रहे हैं रिप्लेस, नहीं। एंड देयर वॉज एन एम्फोसिस ऑन प्रमोशन ऑफ PPP मॉडल, कि सरकार जो है वो प्राइवेट लोगों को भी साथ लेकर चले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। मोर ओवर द पॉलिसी ऑफ LPG वॉज अडॉप्टेड इन द 8th 5-year प्लान फ्रॉम 1992 to 1997, क्योंकि 1991 में ही तो आया ना LPG रिफॉर्म्स, इस वजह से। तो ये चीज़ें याद रखना सारी की सारी, कि किस सिचुएशन के अंतर्गत हम लोग LPG रिफॉर्म्स को लेकर आए। अब हमारा चैप्टर जो है आप कह सकते हो कि इसका एक एंगल ख़त्म हो गया है। अब जो इकोनॉमिक प्लानिंग चलेगी वो ये आपको चैप्टर बताएगा कि LPG रिफॉर्म्स क्या थे, कैसे आए, और उसके बाद सारा का सारा आपको टैब्लो रिप्रेजेंटेशन देगा, फर्स्ट 5-year प्लान टू 12th 5-year प्लान, फिर नीति आयोग का बनना, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से कैसे अलग था। बस ये बताते बताते आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ईजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, प्यारा चैप्टर है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।